स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, राइट नाउ यू आर स्टेइंग एट योर होम एंड you are taking the online class. So students, this is the one of the precious time through which you can enhance, you can upgrade yourself. With this wish, let me introduce myself. I am your information technology teacher Virendra, and I am here to give you the most important lecture on the Java programming. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक सीरीज हम जो है पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में एक एक टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं चाहूंगा कि आप हर एक वीडियो को बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखें और देखने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, सो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा लाइब्रेरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आप ये समझेंगे कि किस तरीके से जावा लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हाउ वी आर गोइंग टू यूज द जावा लाइब्रेरीज? So right now I have divided the topic Java libraries into 3 parts, right? And all 3 parts will most important for you, right? So right now in this video what you are going to study, the topic is data input, right? How the user is entering the data. Suppose you are making any program and that program wants to be an interactive program. How it will be done, right? For making the interactive program, you will just try to mention some of the few lines through which user can enter the data whenever you are executing your program, right? So in this, what you are going to study, that is your data input. ओके तो इसमें हमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अगर आप अपने प्रोग्राम में ये चीज़ लिखते हैं, स्कैनर, एक मैंने इसका ऑब्जेक्ट लिया और इसके यहाँ पर लिख देता हूँ एक न्यू ऑपरेटर, यहाँ पर स्कैनर, फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट इन और लास्ट में हो गया आपका सेमीकोलन। ठीक है, अब यहां पर ये लाइन अगर आपको लिखना है या यूज करना है तो अब आपको एक कीवर्ड आपको यूज करना होता है। एक कीवर्ड है आपका, वो कीवर्ड है इंपोर्ट। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट जो आपका ये जो आपका कीवर्ड है, इसी से आपकी जो जावा पैकेजेस में जो प्री बिल्ट मेथड्स या क्लास हैं वो आपके यूज होते हैं। यहां पर मैंने देखिए क्या बोला, यहां पर प्री बिल्ट क्लास। ठीक है, प्री बिल्ट क्लासेस चाहिए आप। इसके अलावा मेथड्स, पैकेजेस, ठीक है, इन सब चीजों को आप इंपोर्ट कीवर्ड से यूज कर सकते हैं। कैसे? आपको यहां लिखना होगा इंपोर्ट java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे आप। फिर इसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, आप इसी ऑब्जेक्ट के जरिए आप यहां पर आप अपने जावा के जो प्रोग्राम्स के डेटा मेंबर हैं या मेंबर फंक्शन है उनको आप एक्सेस करेंगे आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन लिखा, और यहाँ पर अगर मैंने मेंबर फंक्शन लिखा तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले उसमें स्टोर करा दिया। अब फाइनली क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर
आप कुछ लाइन लिखेंगे और यहाँ पर नेम को प्रिंट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रो है आपका, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसको कि हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर एक जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि जब यूजर द्वारा इनपुट करेंगे तो कुछ फंक्शंस को हम देखेंगे यहाँ पर, कुछ फंक्शंस को, जैसे नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आप इसको देखेंगे। इसके अलावा एक और आपको मेथड आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, वो है आपका पार्सिंग। एक और आपको मेथड मिलेगा जिसका नाम है पार्सिंग। मतलब क्या हुआ, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे आप इस तरह के फंक्शंस का, इस तरह के ऑब्जेक्ट का यूज करके कर पाएंगे आप। ठीक है, तो पार्सिंग में जैसे आपको मैंने स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर आपको इंटीजर नहीं आपको करना है, डबल में करना है, तो कैसे करें हम, या फ्लोट पे करना है। ठीक है, सो इन सब चीजों को डिटेल में देखने के लिए अब मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाऊंगा। वहां पर छोटा सा आपको यहाँ पर थ्योरी पोर्शन बताने के बाद सीधे आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम के जरिए हम ये समझेंगे कि क्या उस प्रोग्राम में इन सब चीजों का यूज करके हमें प्रॉपर आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, let's come to my laptop screen so that you can have a proper understanding. Okay students, now I'm coming to the programming concept. So first of all, we'll have a small introduction about the Java libraries, and then after we'll proceed further, right? In this video I will also try to give you the practical demonstration for the programming. Okay, so I will made a program for you so that you can have the better understanding, right? So first of all, let's have the topic introduction here. So first of all, right now you know that we are going to have a topic Java libraries, right? So as you know that right now you know that Java is very powerful programming language. Java is a very powerful programming language, but how can you say that? You know that Java has many kinds of classes, many kinds of packages are there. Okay, and that packages or classes, or you can say a method that is pre-built. Okay, pre-built means it is already built inside the packages, right? Inside your package you are having many kinds of class, many kinds of methods, right? But whenever you want to use the Java libraries, you have to import into your particular class, right? So how you are going to do that? Okay, how you are going to do that? Okay, one line is written here. See this one, I'm talking about this one. To use a pre-built class and associated method in those class, all you have to do is to use the keyword import. Okay, and what is the use of import keyword? Okay, the answer of this question is to import the class from the package in which it is contained into your space. मतलब ये हुआ कि आप अपने पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करेंगे अपने पैकेज से। ओके, मेन पैकेज से आप इसको इंपोर्ट करेंगे अपने क्लास के अंदर। ओके, और जैसे ही वो इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट होने के बाद फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन आपको बतानी है इसके बारे में, दिस लाइन।
मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इस लाइन के बारे में। whenever you talk about the import keyword, okay, or you can say whenever you are writing the import statement, at that time you have to ensure that this will be appear before the class definition. जब आप क्लास बनाएंगे, क्लास से पहले ही आपका यहाँ पर होगा। ओके, सो जावा लाइब्रेरीज में टोटल हमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। डेटा इनपुट हो गया, एरे मैनिपुलेशन हो गया और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया। इस वीडियो में हम डेटा मैनिपुलेशन को देखेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करने जा रहा हूँ यहाँ पर। स्क्रॉल करके थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताना चाहता हूँ मैं। चलिए देखिए, whenever you are talking about the importing of your class, you should write a particular statement. How? Like this: import is the keyword to import your class, and this is java.util.scanner, right? Import java.util.scanner. This is the one kind of import statement, right? And whenever this will import it into the particular file, then your program become very much interactive. Interactive means in the earlier when you are making a program, you are going to initialize the particular number, then you are going to use that particular number, and then you will have your output. But in previously, the user is not going to enter any kind of data, right? Earlier the user is not going to have the any kind of data which is entered by the same, right? And you are not getting any kind of response accordingly, right? So what you will right now, what you will find here, you are finding here that whenever you want to input your data, if the user input the any kind of number, any kind of thing, then the program responds accordingly, right? So for having this kind of facility, you have to import the particular file, particular statement. How we are going to do that? Import.java.util.scanner, right? And first of all, scanner, this is the class, right? And java.util, okay, this is the one kind of package, and inside the package scanner class is there. And for creating the object of this scanner class, you are going to access the several kinds of data member, several kinds of member function also, right? So in this, as you know that for inputting the any kind of data, for entering the any kind of data, you have to use the particular scanner class, right? And apart from that, you have to also use the constructor here, as already you know that, okay, already you know that right now here the constructor is very much required here, so that this constructor, by using that constructor, is going to read the particular entered data, right? Whenever you're using any kind of data, and that data is entered here, then that going to be read by the one of the constructor, right? The name of the constructor is scanner. Okay, and for taking the input from the console, you have to write system.in as an argument of the constructor. कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका स्कैनर आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें एक आर्गुमेंट आपको पास करना है system.in, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कई तरह के प्री बिल्ट मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास में एक बहुत ही अच्छा एक मेथड है जिसका नाम है नेक्स्ट मेथड, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसी नेक्स्ट मेथड को यूज़ करके हम यहाँ पर अपने स्ट्रिंग को हम इनपुट कराएंगे यूज़र से, ठीक है। अच्छा, तो अब आप इस वीडियो में दो चीज़ें समझने वाले हैं, नंबर 1 कि आप यहाँ पर किस तरीके से नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, नेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे, नंबर 1।
नंबर 2, किस तरीके से नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन, इन सब का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। एंड राइट नाउ दिस इज ओनली द वे थ्रू विच यू कैन इंटर द डेटा फ्रॉम द यूजर, राइट। एंड then after we will have the second thing, okay, we are going to have the study about parsing. You are going to convert the you are going to convert the particular string into the integer, then that converted integer is going to be used to somewhere else, right? So right now let me have a little bit scroll down, and then we'll have the little bit more content about the same, right? So right now I'm going to one by one, okay. So this is the content we're going to have the proper study here, right? And right now I'm coming to the our Java NetBeans screen, where we have to have a programming concept about the same, okay. So this is your Java NetBeans स्क्रीन, ठीक है। अब हम इस स्क्रीन में हमें सबसे पहले यहाँ पर जो समझना है वो आपका क्या है कि आप यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, और इसका इस्तेमाल है क्या, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट फंक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट डबल फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम नया क्लास बनाएंगे, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक हमने एक अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, न्यू पे जावा क्लास पे गए। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक क्लास का नाम दे देते हैं, यहाँ पर क्लास का नाम दे दिया मैंने डेटा इनपुट, इसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया है। So right now it is taking a little bit of time. So now the screen is open and automatically one class is created here. So सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। Now what we'll do here? First of all we're going to import the particular pre-built packages. Number 1, import, then java dot util dot scanner, then put one semicolon here, okay. The first task is completed. Now let's have the second task. We'll declare the main function here like this. Main function is completed now. Now after that what you are going to write, right now we have to write the scanner statement here, scanner. Then after I will take one object here, obj equal to new, this is the operator, that this operator is used for memory allocation, and one constructor here, scanner, and I will pass here one argument, system.in, and make sure that in system s should be capital, system.in, and put one semicolon. Now once the scanner statement is written here, okay, and then we have to use the object here, right, to access the data member as well as member function, right. So how we are going to do that? First of all I will use obj dot next, obj dot next, and put one semicolon. Now this will going to store, this is going to store in a particular variable, right, and the variable name is string name, right, string name. Now once it is done, now you have to take the printout for that, okay. I will write this one, and suppose I have written here name is equal to, and then plus name, okay. Now the small program is completed now, okay. Now let's take the output of this. मैंने रन फाइल किया है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे अपने आउटपुट के लिए। चलिए ये विंडो आ गई। अब हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ प्लेस करेंगे। कर्सर को प्लेस करने के बाद
अब कुछ यहाँ पे इंटर कर देते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद मैंने इंटर किया, ये देखिए आपका। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं आप, तो यहाँ पर जो आपका स्पेस है, स्पेस से पहले का ये कंटेंट आपको शो करेगा, शो तो करेगा स्ट्रिंग को, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन से क्या होगा, जहाँ भी इसको स्पेस मिलेगा वहीं पर वो टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका जो स्पेस से पहले का जो आपका इनपुट है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर आपने ये समझा कि किस तरीके से यूज़र की हेल्प से डेटा को हमें एंटर करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज़ करते हैं कि नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है, या नेक्स्ट डबल कैसे यूज़ करेंगे हम, या पर्टिकुलर लाइन को हम कैसे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएटेड है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम। कैसे, ये देखिए, स्कैनर, सपोज करिए मैंने लिखा obj1 इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पर हो गया सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम obj1 को यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, obj1 डॉट, ठीक है, अब obj1 डॉट लगा दिया हमने। डॉट लगाने के बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट। ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया सेमीकोलन, इस तरीके से। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे हम चूँकि इंटीजर वैल्यू है यहाँ पर, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंट लिखेंगे। ठीक है, और इंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे n। ठीक है, इंट लिखने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया n। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अब हम लेते हैं प्रिंट आउट। अब तो मैंने लिखा है यहाँ पर ऐसे, फिर लिखा द नंबर इज, और यहाँ लिख दिया मैंने प्लस n। ठीक है, प्लस n। ठीक है, so student, let's take the output after compiling. Right click, then go to the run file. Now place your cursor. So first is line is to input the string. Suppose I have written here Virendra, enter, your name is Virendra. Again the cursor is already there. Suppose I have entered 5 6 7. Okay, so the answer is, the number is 5 6 7. Okay, so this is the way to enter your number, right? Okay, now let's take one more. Suppose if I am disabling this, suppose I am hiding this line, then after that we have to check whether the output will come or not, right? Whether the output will come or not. So first of all I am just making a little bit of change because I am using here obj dot next int. Okay, then right click and go to the run file. So still little, now place your cursor here, then I am writing here Gautam, enter, your name is Gautam, the number is already there. Suppose I have written here 100, the number is 100. Okay, so no effect is there. Okay, so no need to write this line again here. Okay, you have to write only once, so just remove it. So I hope students you are able to understand what I am trying to deliver here. Okay,
So once the once the scanf statement is created, you have to write only once, and then you have to just create a different object to access the different things, right? Now let's enter another word, another data which is double or float. Suppose you want to enter any float data, then you have to write float m equal to obj dot next float, then put one semicolon. Now take a printout of that. Take the printout of that. The float number is, and write here plus m. Okay, now we are going to run the same. Now place your cursor here. Suppose first of all I am writing here Vikram, name is correct. Suppose I am putting one number 45. Suppose I am putting here 44.44, then your float number is 44.4, right? In the same way you have to use the double. Okay, if you have a long decimal number, you can use the next double, right? How we are going to proceed that? First you have to write double. Suppose I am writing here p equal to obj dot next double. Then after take the printout of that. The double number is, right, and right here plus p. Okay, now it's time to run. Now just wait for a second, it will give the output in front of you. Now place your cursor. Suppose I am writing here Vivek, then it's absolutely correct. Suppose I have written 76, number is also correct. Suppose I am taking 44.21, float number is also correct. Suppose I am taking here a very long float number like this, so your float double number is like this. So students, right now I think you are able to understand here. Okay, and in this you are taking the input from the user side, and the input may be your string, maybe your number, okay, maybe anything, right? Okay students, now we are going to understand about that if you have entered a particular string, then how we are going to convert that string into the number, right? How we are going to do that, right? So for this I will using the same program here, right? First of all, I am just going to hide this section. I am going to hide this section only. So first I am putting one slash, then asterisk, then after I am one more asterisk here, and then put one slash. Now this is the one kind of multi-line comment which is hidden here. Now what you'll do here, first of all, you know that the object is already created and the name of your object is obj, and by using that object we are going to use that, right? So first of all, how we are going to use the your parsing statement? First you will write integer like this. Okay, first you write integer, then put the dot, then after write here parse, parse int, then bracket, and then semicolon, right? And you have to store this one in a particular number. So suppose you want the int number, so you will write int a, int a. Okay, one more thing, inside the parse int
you have to pass an argument, right? So which argument you are going to pass that? Which argument? Okay, so for this what you'll do here, okay, what, so right now you can write here name. You can write here name because you already the entered data, that is your string, is stored in the name variable. One string variable is declared by the name of name. ओके, सो नेम नाम का एक स्ट्रिंग है जहाँ पर आपने क्या किया है, आपने अपने इंटर डेटा को स्टोर किया है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर इंट स्मॉल में होगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपको मैं पूरा स्टेटमेंट एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इंटीजर, इंटीजर में यहाँ पर स्मॉल से स्टार्ट करेंगे आप। ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। अब मैंने जो पार्सिंग स्टेटमेंट है वो क्या लिखा है मैंने, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मैंने वेरिएबल को यहाँ एज ए आर्गुमेंट यहाँ पास कर दिया है, ठीक है, जो कि एक सिंटेक्स के तहत है ये, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए को एज ए प्रिंट लेते हैं हम, ठीक है, और हम प्रिंट लेके देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर एज ए वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल था वो इंटीजर में आता है या नहीं आता है। जो हमारा आउटपुट है वो जो हमारा है आउटपुट वो हमारा नंबर के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ये जो नेम वेरिएबल है, ये जो नेम वेरिएबल है, ये नेम वेरिएबल आपने इसीलिए पास किया क्योंकि आपने ये इसी को ही आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। सपोज करिए आपने इन अब नेम में लिखा, आपने वीरेंद्र आपने लिखा, तो ये जो वीरेंद्र है कैसे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा वो आपको दिखाना है यहाँ पर। चलिए एक काम करते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं हम इस तरीके से, द रिजल्ट इज, और यहाँ पर मैंने लिखा प्लस ए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आउटपुट कैसा आएगा, रन करते हैं यहाँ पर। चलिए कर्सर प्लेस करिए, सपोज करिए मैंने यहाँ लिखा है इंफॉर्मेशन, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर थ्रेड के एरर आ गए, यहाँ पर आउटपुट तो आया लेकिन एक थ्रेड की एरर आ गई, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से बचना है हमें, ठीक है। Okay students, so right now I have shown you one kind of error while using, okay. The reason is whenever you are entering any kind of data and that data is string, so for that you are already created one object, but right now you are doing the parsing here. Parsing means you are converting the string into the number. So how it could be done, okay. At that time you have to enter only number, okay. How it could be done, let me show you. First you will write the one statement here like this. Suppose I have written string name1 equal to obj dot next, okay. This is only for entering the number, okay, or and that number is going to be accepted or not, we will see in the output, right. Now it's time to understand here. Let's run it now. Suppose I am writing here Vivek, see number one part is absolutely correct here. Suppose his age is 33, see the exact result is coming here, the exact result is coming here. So right now I have introduced here a concept of parsing, right. And in the same way you can use the next double, next float, right. You can also use the next double and next float. How we are going to use that, let me show you. First you will write here one object here, name 2 equal to obj dot next, right. And then after what you will do here, you will write here float, you will write here a float, put one space here, right. After writing the float you will write here b equal to
equal to float dot parse float. Then after write, you can pass your string here. So I'm writing here name 2, then put one semicolon, and after that we'll take a printout of b, right? I will take the printout of b. The value of b is equal to, then write here plus, and you can write here b, right? So this is the method, this is the see, I'm highlighting here, this is the method to use the parsing for float numbers, okay? Now let's run it. Now suppose I am written here Virendra, then name is correct, suppose his age is 56, see, absolutely correct. And suppose we are entering one float number, suppose I'm writing here height, suppose 5.6, okay, then the value is b is 5.6, okay? So it is accepting it, okay? And in same case, if you are using the float, your double number, then how we are going to use that? First, what you will do here, you will write a string name 3 equal to obj dot next, then put one semicolon here, then after you will write double, suppose I'm writing here c equal to double dot parse, okay, parse double, and put the one kind of string here, suppose I'm writing here name 3 here, then semicolon, then I will take the printout of c only, okay, like this. The new value of c is equal to, and you can write here plus c, okay? So now student, it's time to run. So first of all, let's have any name. Suppose I am writing here Nancy, name is correct, suppose his age is 13 years, correct? And then after you will take one his height, suppose I am writing here 4.4, okay. The reason behind it, I have put one more dot after the 4, that's why this error come, okay? Let's run one more time. Okay, Nancy, correct, his age is 13, his height is 4.4, okay? And let's take any other value, suppose I have written here 88.8999, okay? Then new value is this one, okay? So right now in this video you are able to understand two different things. Number one, how to enter the data directly from the user by using the next int, next float like this. And if you want to convert, if you want to do the parsing here, how we are going to do that, I have also explained here, okay students? So now students, it's time to have the our finish off this video, and we'll meet in next part with a new topic, okay? Okay students, I hope you have understand each and everything what I am trying to deliver here. इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम कुछ फंक्शंस का यूज़ करेंगे जिसको कि ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करके हम अपने यूज़र से
किसी भी तरह का डेटा हम इनपुट करवा सकते हैं। और अब आपका जो प्रोग्राम है वो बन गया इंटरैक्टिव प्रोग्राम बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा आपने एक चीज और देखा। ओके, व्हाट यू हैव यूज द पार्सिंग। पार्सिंग के लिए आपने क्या किया, आपने देखा यहाँ पर पार्स इंट, ठीक है, पार्स फ्लोट, पार्स डबल, इन सब चीजों का यूज किया अपने प्रोग्राम में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप अपना फीडबैक यूट्यूब कमेंट के जरिए दें ताकि मैं मेरे वीडियो में जो कमियां हैं वो मुझे पता चले। ओके, सो स्टूडेंट्स, with this it's time to finish up this video and we will meet in next video with continuation of the topic Java libraries and we'll have a new topic. So thank you so much for watching this video. We'll have the next topic in next video. Okay, thanks again.